हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 66 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53 टीएस गरेवाल बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है। उसके बाद हम पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे और फिर लास्ट में हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती जाऊंगी क्वेश्चन में कि हमने किस आइटम को जो है वो किस एक्टिविटी में जो है वो इंक्लूड करना है और मैंने उस आइटम को किस पार्ट में समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस पार्ट को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको गिवन है क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपको गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करते हैं और इसे मैंने जो है वो पार्ट 3 में समझाया है। नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए आपको जो है वो नोट नंबर 1 क्वेश्चन में मेंशन है। तो चलिए हम नोट नंबर 1 जो है वो चेक करते हैं कि आपको क्या क्या पर्टिकुलर्स इसमें गिवन है। नोट नंबर 1 में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर 2 आइटम्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसका अकाउंट किस तरह से बनेगा ये हम हमारे वर्किंग नोट्स में इन डिटेल समझेंगे। उसके बाद है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको याद हो पार्ट 5 उसमें मैंने बताया था जो पॉइंट नंबर 3 है कि ये जो सरप्लस होता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हैं और जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद आपको गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको गिवन है 10% मॉर्टगेज लोन। जो ये 10% मॉर्टगेज लोन है इसे भी हम इंक्लूड करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जिसे मैंने पार्ट 3 में समझाया है क्योंकि ये हमारी जो है वो बोरोड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। अब इसके आगे एक प्रीफिक्स भी क्वेश्चन में गिवन है, इसे कैसे एडजस्ट करना है ये भी हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपको सबसे पहले गिवन है ट्रेड पेबल्स दैट इज क्रेडिटर्स गिवन है। ट्रेड पेबल्स को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल WC मीन्स वर्किंग कैपिटल को जो है जब हम सॉल्व करते हैं तब हम जो है वो ट्रेड पेबल्स को यूज करेंगे। इन्हें मैंने जो है वो पार्ट 7 में इन डिटेल समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप पार्ट 7 जो है उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस और मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया है पार्ट 9 में कि आपको इसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। इसे हम जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड करेंगे। ये थी हमारी लायबिलिटी साइड। अब चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट साइड पर हमें सबसे पहले गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में गिवन है हमें फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमें गिवन है टेंजिबल एसेट्स सारे और इन्हें हम इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो तो हम उसे भी जो है वो जरूर सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन में। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये मैंने पार्ट 3 में जो है वो समझाया है। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी हम जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको गिवन है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने पार्ट 57 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करवाया है सॉल्व कर लिया है अगर ये क्वेश्चन तो आपको अब तक अंडरस्टूड होगा कि करंट इन्वेस्टमेंट को हम जो है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करते हैं जब हम एट द लास्ट अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल जो है वो सॉल्व करते हैं। इसे मैंने पार्ट 7 में जो है वो इन डिटेल समझाया है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, इसे भी हम जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं जब हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आपको बैंक का बैलेंस जो है वो गिवन है। इसे भी हम एट दी एंड जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे जब हमने अपना आंसर जो है उसे चेक करना है या फिर उसे कंप्लीट करना है। आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले आपको बताया गया है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करा है, हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस कैसे अकाउंट बनेगा वो हम सारा कुछ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। मेड गिवन है तो हम पेड जो है वो इजीली अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इससे आपको एक नया पॉइंट जो है वो पता चलेगा एसेट के अकाउंट से रिलेटेड कि हमने एक एसेट जो है वो बेच दिया है। उसके बाद आपको बताया गया है द प्रॉफिट्स वर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बताया गया है बेचने पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो डाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि आपको जब प्रॉफिट लिखना है अपने क्वेश्चन में तो आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से जो है वो लिखना है। हम नॉर्मली भी प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से ही लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल एसेट के अकाउंट में। वही चीज आपको बताई है कि प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। उसके बाद इंटरम डिविडेंड बताया गया है पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 1,20,000। इंटरम डिविडेंड आपको बताया गया है 1,20,000 का। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये मैंने इन डिटेल पार्ट 10 में जो है वो समझाया है। आप वहां से इसे जो है वो एक बार चेक कर सकते हैं। आपको इसे 2 जगह पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा ट्रीटमेंट है इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ हम जो है वो इसे प्लस करते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट जो है वो हमें इंटरम डिविडेंड के या इंटरिम डिविडेंड के करने पड़ते हैं। चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन सारा समझा दिया है, कौन सी आइटम कहाँ आएगी। अब हम जो है वो हमारे वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का। ये पॉइंट सॉल्व कैसे होगा ये आपको क्लियर होगा पार्ट 5 से। उसमें मैंने 3 केसेस बताए हैं किन पॉइंट से आपको इस वर्किंग नोट को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आपको जो है वो सरप्लस के बैलेंसेस जो है वो गिवन है नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में गिवन हो या बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो तो आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो है मैंने जो समझाया था वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम माइनस करते हैं यहाँ से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 204,000 और आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 168,000। दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस करके जो है वो आपकी अमाउंट आएगी 36,000। आपको इसे लिखना है यहाँ पर बाहर आउटर कॉलम में। अब हम कुछ आइटम्स जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ हम माइनस करते हैं। ये आपको खुद ही ढूंढना होता है कि आपको क्या प्लस करना है और क्या आपको माइनस करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं बाकी के साथ ही में अकाउंट्स भी। सबसे पहले आपको देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको जो है वो इसका अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका अकाउंट मैंने पार्ट 9 में इन डिटेल समझाया है किस तरह से बनेगा। कोई डाउट हो तो आप पार्ट 9 एक बार चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 225,000। उसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन आपको जो है वो गिवन है 30,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए आपको गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड मीन्स आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 27,000। अब एक और आइटम यहाँ पर आती है, वो है टू बैंक पेड, उसे हम जो है वो एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले आप जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल करें, कितना आ रहा है, वो बन रहा है 252,000। अब माइनस कर दें 30,000 तो आपके पास आ जाएगा 222,000 और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो ये टू बैंक पेड है हम इसे माइनस करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। लास्ट में जब हम माइनस करते हैं माइनस टैक्स पेड, वहां हम इस अमाउंट को लिखेंगे और जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड है हम इसे ऐड करेंगे जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स ये 27,000 जो है ये ऊपर चला जाएगा, प्लस कर दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए मेड और साथ में लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2 से हमने इसे जो है वो फाइंड आउट किया है। अमाउंट है 27,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड भी हम यहीं पर जो है वो ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको गिवन है 1,20,000। उसके बाद आपको जर्नल रिजर्व के बैलेंसेस भी जो है वो नोट्स टू अकाउंट में गिवन है, तो चलिए उसका भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इन जर्नल रिजर्व का जो अकाउंट है वो आपको पार्ट 20 से इन डिटेल क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार पार्ट 20 जो है वो जरूर चेक करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख। उसके बाद टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 9,30,000। तो अब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, तो आपने बस अपना अकाउंट अब बैलेंस करना है। टोटल जो है वो डेबिट साइड का ज्यादा है 9,30,000 और क्रेडिट साइड पर डिफरेंस बच रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बैलेंसिंग फिगर 30,000, 9,30,000 और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पर लिखना स्किप भी कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर लिख देंगे तो भी जो है ये ठीक है। अब जो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा है आपको इसे जो है वो ऐड करना होता है जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इट मीन्स आपको इसे यहाँ पर लिखना है, यहाँ कर दीजिए प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अमाउंट है 30,000। इतने ही आइटम्स हैं जो यहाँ पर आपको जो है वो मेंशन करनी है, इन सबको प्लस कर दीजिए तो आपके पास आंसर आएगा आपका 213,000। ये हमारा जो है वो फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए बाकी के अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं। आगे हमें प्रिपेयर करना है फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट का अकाउंट हम काफी बार इन डिटेल जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप एक बार जो है वो पार्ट 30 जरूर चेक करें। वैसे तो पार्ट 30 और पार्ट 31 दोनों में ही मैंने एसेट का अकाउंट समझाया है। पार्ट 31 में हमने समझा है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ एसेट का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और पार्ट 30 में एक ही एसेट का अकाउंट हम बनाते हैं तो हम उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है वो पार्ट 30 को यूज करना है अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम जो है वो बैलेंसेस को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको एसेट्स का गिवन है 12 लाख। उसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन,
क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है एसेट का 9,60,000। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है कि हमने एसेट को जो है वो सेल करा है। आपको बताया गया है ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 30,000। कॉस्ट है एसेट की 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 36,000। हमने उसे बेचा है 36,000 के ऊपर, सेल वैल्यू दी है। और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि हमें सेल के ऊपर जो है वो प्रॉफिट हुआ है, बट कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें बताया नहीं है। ये हमें जो है वो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में भी कुछ नहीं बताया है कि जो ये एसेट हमने बेचा है, इस बेचने वाले एसेट के ऊपर जो है वो कितनी डेप्रिसिएशन जो है वो हमने चार्ज की है, उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं गया है। और रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू, उसके बारे में भी क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं कुछ अभी समझ लगा है कि इसे कैसे डालेंगे तो हम अपना अकाउंट अब आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। शायद अकाउंट से हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहले चलिए फिल कर लेते हैं। हमें इतना पता है कि हमने जो है वो सेल किया है, बाय बैंक सेल, और सेल हमने किया है 36,000 के ऊपर। इसे हमने फिल कर लिया। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हमें बेचने पर प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ है बेचने पर चलिए कोई बात नहीं, उसकी अमाउंट हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमने इसे अभी खाली छोड़ दिया है। अब कुछ और अगर मिसिंग हो जो आपको यहाँ पर लिखना है इस अकाउंट में। यस, एक आइटम अभी मिसिंग है जो है बाय डेप्रीसिएशन। हमें डेप्रीसिएशन जो है उसे अभी लिखना है हमारे अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना रहे हैं, टेंजिबल एसेट का, ठीक है। बस लैंड के अकाउंट में हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, या फिर अगर हम सिक्योरिटीज का अकाउंट बना रहे हैं तब हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। बाकी सभी एसेट के अकाउंट में आपको डेप्रीसिएशन जो है वो जरूर लिखनी है, क्योंकि हम जो एसेट के अकाउंट होते हैं वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं, साल के खत्म होने पर। तो साल के एंड में डेप्रीसिएशन तो लगी होगी कुछ ना कुछ एसेट के ऊपर, वो हमें जो है वो जरूर शो करनी पड़ती है हमारे एसेट के अकाउंट में। तो ये दो चीजें अभी यहाँ पर मिसिंग है लिखने वाली। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व करे हैं, सब में हमेशा एक ही चीज लास्ट में बच जाती है जो गिवन नहीं होती है, और उसे हम एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो है वो दो आइटम्स मिसिंग है, ठीक है। हमें इन दोनों में से पहले कोई एक आइटम फाइंड आउट करनी होगी, ताकि हम दूसरी जो बच जाए हम उसे एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर सके, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दो आइटम्स जो है वो मिसिंग है, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से कोई एक आइटम पहले ढूंढनी है, और उसके बाद आपको दूसरी जो आइटम बच जाएगी आपको उसे एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट करना है। बट हमें कहीं से भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है कि या हमें प्रॉफिट पता चल जाए या हमें डेप्रीसिएशन पता चल जाए। कोई भी हिंट जो है वो हमें क्वेश्चन में से नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम एक अजम्पशन ले लेते हैं हमारे क्वेश्चन में कि हमने जो ये एसेट बेचा है, हमने उसे जो है वो बिगिनिंग में ही बेच दिया है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर हम इसे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही बेच देंगे तो हम इसके ऊपर जो है वो कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जो हमारा फर्स्ट डे था, जिस दिन हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है, उस दिन ही हमने जो है वो हमारा एसेट बेच दिया है। जैसे मैं आपको इन डिटेल समझाती हूँ। हमें क्वेश्चन में जो है वो 2 ईयर्स गिवन है, 2019 और 2020। इट मीन्स हमारा जो ईयर है ये 31 मार्च 19 गिवन है, ये 31 मार्च 2020 गिवन है। इट मीन्स हमारा जो ईयर है वो 1 4 2019 को स्टार्ट हुआ है और वो 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। यही बना, 31 मार्च 19 को मैं 1/4/19 लिख सकती हूँ जब मेरा ईयर स्टार्ट होगा। तो अगर मैं कह दूं कि कॉस्ट थी एसेट की 1 अप्रैल 19 को 30,000 और मैंने 1 अप्रैल 19 को ही जो है वो एसेट सेल कर दिया है,
कि मैंने 1 अप्रैल 19 को ही जो है वो एसेट सेल कर दिया है। तो अब कितनी डेप्रीसिएशन हम जो है वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं? हम यहाँ पर कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है NIL, 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 क्योंकि एसेट को तो हमने 1 अप्रैल को ही बेच दिया है। हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एसेट के ऊपर कि वो कितनी देर हमारे पास रहा है। जितनी देर एसेट हमारे पास रहता है उतने टाइम की ही हम जो है वो डेप्रीसिएशन जो है वो एसेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। अब 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ है और मैंने 1 अप्रैल 2019 को ही जो है वो एसेट सेल कर दिया है। तो मेरे पास कितनी देर के लिए रही है तो मेरे पास कितनी देर के लिए ये एसेट रहा? 0 डेज के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और 1 अप्रैल 19 को ही जो है वो मैंने एसेट को सेल कर दिया। तो एसेट तो मेरे पास किसी भी दिन के लिए रहा ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर जो है वो अब कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। अब अगर कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुई है तो इट मीन्स इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 30,000 ही बच जाएगी और 30,000 का एसेट मैंने 36,000 में बेच दिया है। इट मीन्स मुझे 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर मुझे जो है वो प्रॉफिट की अमाउंट पता चल गई है कि प्रॉफिट हुआ है 6,000 का। इसे आप फिल कर दीजिए यहाँ पर। अब एक आइटम कैलकुलेट कर ली है, इसे अब हम एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप पहले डेबिट साइड का टोटल कीजिए, ये आएगा 12,06,000। अब इसमें से ये क्रेडिट साइड जो है वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस बचेगा 2,10,000। इसे आप डाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब ये अकाउंट क्लियर होगा। ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 2 आइटम्स जो थी वो मिसिंग थी, तो हमने यहाँ पर अजम्पशन ले ली कि हमने जो एसेट है उसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेचा है, क्योंकि हमें कॉस्ट और सेल वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन थी। तो इट मीन्स कि अगर हमने इसे साल की स्टार्टिंग में ही 1st डे को ही बेच दिया है तो इसके ऊपर हम कोई भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, तो इसकी डेप्रीसिएशन निल हो जाएगी और 30,000 हमारे पास हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो बच जाएगी और हमारा जो ये अकाउंट है वो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। आपको हो सकता है कि आपको लगे कि हमें एग्जाम में किस तरह से पता लगेगा कि हमें यहाँ पर अजम्पशन लेनी है, ये अजम्पशन लेनी है, तो घबराइए मत। ये 1-2 ही क्वेश्चन हैं जो इस तरह के हैं आपके एक्सरसाइज में। बाकी ज्यादातर चांस यही होता है कि आपको सिर्फ एक ही चीज मिसिंग आती है, बाकी सभी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो घबराइए मत, घबराने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस आइटम को कहाँ पर लिखना है। जो ये बाय बैंक सेल है आपको इसे लिखना है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो के साथ, दैट इज पॉजिटिव अमाउंट में, क्योंकि बेचने से पैसा बिजनेस में आएगा। 2 प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट है, इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस कर देंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। और जो ये डेप्रीसिएशन है इसे हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये वाला अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कैसे बनता है, इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको पार्ट 35 से मिल जाएगी, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सॉल्व करवाया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको लिखा गया है, बट आपको क्वेश्चन में बताया नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में है। जैसे कई बार आपको बताया होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लैंड में हमने करी है, तो इट मीन्स कि हम जैसे लैंड का अकाउंट बनाते हैं वैसे फिर हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट यहाँ मेंशन नहीं है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किस आइटम में है, तो हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ जो है वो सिक्योरिटीज है। ठीक है, इट मीन्स कि शेयर्स में, डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में जो है वो हमने इन्वेस्ट किया है। चलिए अब हम अकाउंट इसका जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। उसके बाद है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है 1,80,000 का। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000।
इन्वेस्टमेंट है हमारी 24,000 की, वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। हमने जो है वो उसे सेल कर दिया 25,500 के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जो है वो सेल करने के ऊपर प्रॉफिट हुआ है 1500 का। ये हमारा वर्किंग नोट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर डेप्रीसिएशन मत चार्ज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी सिक्योरिटीज में है और सिक्योरिटीज जो है वो कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती है। ध्यान रखिए, जब भी आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सिक्योरिटीज का बनाना है तो आपको अकाउंट में डेप्रीसिएशन को कहीं भी यूज नहीं करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज जो है वो कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होती है। तो अब चलिए सारी अमाउंट्स को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें पता है बाय बैंक सेल, हमने सेल करा है 25,500 का। सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिख दीजिए प्रॉफिट हुआ है हमें 1500 का। अब हमने सारी अमाउंट्स फिल कर दी हैं। अब आपको बस अपना जो अकाउंट है उसे बैलेंस करना है। यहाँ पर जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो वो आ जाएगा 20,550, और डेबिट साइड पर जो है वो आपका डिफरेंस बच रहा है 54,000 का। तो आपको इसे डालना है टू बैंक परचेज के नेम से, टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर 20,550, और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है। टू साइड पर एक ही आइटम और आ सकती थी जो थी टू बैंक परचेज, और हमने उसमें जो है वो बैलेंसिंग फिगर को डाल दिया है। चलिए अब हम मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस आइटम को कहाँ पर लिखना है। जो ये बाय बैंक सेल है हम इसे इंक्लूड करेंगे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आपको इसे पॉजिटिव अमाउंट के साथ लिखना है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो है आपको इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस करना है अंडर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और जो टू बैंक परचेज है आपको इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से एज अ आउटफ्लो नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करना है, क्योंकि परचेज करने से हमने जो है वो पेमेंट की है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रिपेयर करना है शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के अकाउंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको पार्ट 46 क्वेश्चन नंबर 33 से मिल जाएगी कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो थे वो सेम थे, कोई भी चेंज नहीं है, तो इट मीन्स किसी भी साइड पर जो है वो आपका डिफरेंस नहीं बचेगा। तो इट मीन्स ना ही हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो नए शेयर्स इशू करे हैं, ना ही हमने जो है वो नए शेयर्स पुराने शेयर्स को जो है वो रिडीम करा है। इट मीन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जो है मॉर्टगेज लोन का। लोन का अकाउंट हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी पार्ट 45 से क्वेश्चन नंबर 32 से, कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और बैलेंसेस जो है वो आपको इसके किसमें डालने होते हैं। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लोन का गिवन नहीं है, नील है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 8,10,000, और कोई भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स अब आपको सिर्फ जो है वो अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। डिफरेंस जो है वो बाय वाली साइड बच रहा है 8,10,000 का, तो आपको इसे डाल देना है बाय बैंक के नेम से बैलेंसिंग फिगर, और साथ में लिख दीजिए रेजिंग ऑफ लोन। हमने लोन जो है वो रेज किया है और आपका जो ये अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया है, और जो ये बाय बैंक आया है हमारे पास, इसे हम जो है वो इंक्लूड करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और हम इसे पॉजिटिव अमाउंट से जो है वो शो करेंगे, क्योंकि हमने लोन लिया है तो हमारे बिजनेस में पैसा जो है वो लोन लेने से आएगा। एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो बताने वाला बस रह गया है क्वेश्चन में, वो है कि हमने लोन का जो हमें ये प्रीफिक्स गिवन है इसका इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा। हमें अकाउंट बनाने से, हमने अभी मॉर्टगेज लोन का जो है वो अकाउंट बनाया, और अकाउंट से हमें पता चला है कि हमने 8,10,000 का लोन जो है वो रेज किया है।
आप चेक कीजिए, जो हमने अभी अकाउंट प्रिपेयर किया है उसमें जो है वो मॉर्टगेज लोन के अकाउंट से हमें पता चला है कि हमने लोन रेज करा है 8,10,000 का, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि हमने जो ये लोन है ये कब रेज करा है, बिगिनिंग में किया है, एंड में किया है, या फिर साल के बीच में कभी किया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 39 में समझाया था, जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हमने जो है वो जो लोन या जो डेट है वो रेज किस डेट को किया है, तो आपको हमेशा जो है वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देन यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन योर ओपनिंग बैलेंस। तो हमें जो ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है, निल है, 0 है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो अब 0 के ऊपर आप कोई भी परसेंटेज लगाएं तो उसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज लोन जो है वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग वैल्यू जो है वो निल है। क्लोजिंग पर मत कैलकुलेट कर दीजिएगा कि ओपनिंग की वैल्यू गिवन नहीं है। जो फिक्स्ड रूल है आपको वही यूज करना है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कब हमने लोन रेज किया है। देन यू हैव टू कैलकुलेट योर इंटरेस्ट ऑन loan on your opening balance. If the opening balance is not given in your question, then the value for the interest on loan will be nil. उसकी वैल्यू nil होगी, आपको उसे कहीं भी लिखने की जरूरत अब नहीं है। पार्ट 39 और पार्ट 40 आप एक बार जरूर चेक करें, इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का ही पॉइंट जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। चलिए लर्नर्स, अब हमने जो है वो सभी वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, सभी पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम जो है वो हमारे फेयर नोट्स प्रिपेयर करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ पर आपको साथ में मेंशन करना होता है आपका क्लोजिंग ईयर। क्लोजिंग ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2020। उसके बाद आपको सबसे पहले सॉल्व करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, जिसे हमने हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया है। और हमने अमाउंट कैलकुलेट करी है इसकी 213,000। उसके बाद हम कुछ आइटम्स यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ हम माइनस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब आपको अकाउंट से सारी इंफॉर्मेशन को ढूंढना है कि आपको क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। प्लस करेंगे हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, और उसकी वैल्यू है 2,10,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ था सेल करने के ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और उसकी जो है वो अमाउंट है 6,000। इसे आपको लिखना है नेगेटिव में क्योंकि हमने इसे माइनस करना है। इसके अलावा हमें जो है वो प्रॉफिट हुआ है ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर अमाउंट आएगी आपकी 1,500। आपको इसे भी नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। साथ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो वर्किंग नोट नंबर भी जो है वो मेंशन कर दिए हैं। आपको भी जो है वो साथ साथ वर्किंग नोट नंबर जरूर मेंशन करने हैं कि आपने किस अमाउंट को कहाँ से जो है वो फाइंड आउट किया, नोट डाउन किया है। अब बस इतनी ही आइटम्स यहाँ पर आएंगी। अब आपको बस इन्हें प्लस और माइनस करना है और इन्हें यहाँ पर लिखना है आपको बाहर आउटर कॉलम में। 2,10,000 में से आप जो है वो माइनस कर दीजिए 6,000 और 1,500 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202500 को। अब आपको इस 202500 को प्लस करना है इस 213,000 के साथ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 415500, 415500। उसके बाद हम यहाँ, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
अब हम इसके बाद जो है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। और एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में हम इंक्लूड करते हैं, प्लस करते हैं हम डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है, ऐसे क्यों लिखा है, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 7 से जो है वो मिल जाएगी। तो आप एक बार पार्ट 7 जो है वो उसे एक बार जरूर चेक करें। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी आइटम्स गिवन है जिन्हें हमने यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले देखिए आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 504,000 और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 402,000। ट्रेड पेबल्स जो है वो इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 102,000 से। और जब भी हमारी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं हमारे क्वेश्चन में, तो इसे माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का ओपनिंग बैलेंस था 7,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 6,30,000। इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 90,000 से। जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं, तो इसे आपको करना है प्लस। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको बताया गया है पहले ओपनिंग वैल्यू थी 6,30,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 13,65,000। हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे जो है वो माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 7,35,000 को। चलिए अब मैंने आपको समझा दिया है कि हमने किस आइटम को जो है वो कहाँ पर लिखना है, प्लस करना है या माइनस करना है। अब हम इन्हें जो है वो अपने क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को मेंशन कर दिया है। आप भी एक बार यहाँ से इन्हें चेक जरूर करें। अब आपको बस इन्हें प्लस माइनस करके जो है वो बाहर लिखना है आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में यहाँ पर अमाउंट आएगी इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 747,000 नेगेटिव में, 747,000 नेगेटिव में। ये हमारे पास, अब आपको इस 747,000 जो नेगेटिव का है आपको इसे इसके साथ एडजस्ट करना है 415500। इसके बाद इसके साथ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 331500 नेगेटिव में, 331500 नेगेटिव में। और ये अमाउंट आई है हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ से हम माइनस करते हैं टैक्स पेड, माइनस करते हैं हम यहाँ से टैक्स पेड। इसे हमने कैलकुलेट किया था हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में, जिसकी अमाउंट है 222,000। आपको इसे भी जो है वो यहाँ से माइनस करना है। तो ये माइनस माइनस की अमाउंट है तो ये प्लस हो जाएंगी और साइन जो है वो बड़ी अमाउंट का रह जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 553500 नेगेटिव में। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो प्लस माइनस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को। प्लस करना है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स को और माइनस करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। इनकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर निल लिख दीजिए या फिर इस तरह से ब्लैंक छोड़ दीजिए और आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 553500 नेगेटिव में। दैट इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेगेटिव में आया है तो आपको लिखना है कैश यूज्ड, अगर पॉजिटिव में आता तो आपको लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए अब यहाँ पर हमारी जो है वो एक एक्टिविटी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब हम जो है वो सेकेंड एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। सेकेंड एक्टिविटीज से रिलेटेड हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं और अकाउंट्स में जहां भी टू बैंक या बाय बैंक आया है आपको उसे जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सभी आइटम्स को मेंशन कर दिया है। आप भी यहाँ से एक बार चेक जरूर करें कि आपको कौन कौन सी आइटम्स को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सेल की दोनों अमाउंट्स है वो पॉजिटिव में आएंगी और जो परचेज करा है आपको उसे जो है वो नेगेटिव साइन से लिखना है, क्योंकि हम आउटफ्लो जो है वो शो कर रहे हैं हमारे बिजनेस में से। बस यही 3 आइटम्स जो है वो यहाँ पर आएंगी। अब आपको इन सभी को प्लस माइनस करके जो है वो फाइनल आंसर लिखना है आउटर कॉलम में, और आउटर कॉलम में जो है वो आपका आंसर आएगा 75
100 पॉजिटिव में। इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आया है 7500 रुपीज का, पॉजिटिव में अमाउंट आई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी हमने जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, आपको उन्हें यूज करके जो है वो यहाँ पर अमाउंट्स जो है वो लिखनी है, और बाकी जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको उसे भी जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए आप देख सकते हैं 2 ही आइटम्स जो है वो यहाँ पर आएगी, और मैंने उनको जो है वो यहाँ पर लिख लिया है। और शेयर कैपिटल में से हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों के बैलेंसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें सेम ही गिवन है, तो ऑलरेडी अकाउंट जो है वो बैलेंस है, तो कुछ भी डिफरेंस हमारा नहीं बचा। तो आपको बस इन दोनों को प्लस माइनस करके लिखना है यहाँ बाहर आउटर कॉलम में, और वो आ जाएगा 6,90,000। 6,90,000 जो है वो पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाफ क्वेश्चन डन हो गया है हमारा, बस लास्ट पार्ट बचा है हमारा, वो है जब हम कैलकुलेट करेंगे अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये हम कैलकुलेट करते हैं A प्लस B प्लस C से। ठीक है, हमने जो तीनों एक्टिविटीज को कैलकुलेट करा है, आपको उन तीनों के आंसर्स को जो है वो प्लस करना है, A प्लस B प्लस C। ए एक्टिविटी मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आया था नेगेटिव में 553500 इस तरह से। फिर हमने प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर, जो हमारा बी पार्ट था, वहां पर आया था 7500। और सी पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका आंसर आया है 6,90,000। अब आप इस सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और आपके पास नेट इंक्रीज आएगा 1,44,000 पॉजिटिव में आया है, तो इट मीन्स नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1,44,000। अब हम जो है वो इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब आपको जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्वेश्चन में गिवन है, आपको उन्हें जो है वो यहाँ पर लिखना है। आपको देखिए क्वेश्चन में जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा एक तरह का कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ही होती है। आपको उसका लिखना है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको जो है वो गिवन है करंट इन्वेस्टमेंट का 17,000। उसके बाद आपको बैंक गिवन है क्वेश्चन में, उसका भी आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना है, जो है 4,30,000। बस यही 2 आइटम्स हैं यहाँ पर आएंगी, तो दोनों का टोटल कीजिए और उसे लिखिए यहाँ आउटर कॉलम में, जो आएगा 4,47,000। अब आपको प्लस करना है नेट इंक्रीज को इस ओपनिंग बैलेंस के साथ, तो प्लस करके जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा 5,91,000। अब आपको जो है वो अपना इस आंसर को चेक करना है कि ये ठीक है या फिर नहीं है। तो हम इसे चेक कर सकते हैं। आपको बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के, अब देखिए आपको करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 21,000, और बैंक का आपको क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको गिवन है 5,70,000। अब आप प्लस कर दीजिए 5,70,000 प्लस 21,000, ये बनेगा 5,91,000। आप इसे यहाँ लिख दीजिए 5,91,000। इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। जितना आपका आंसर यहाँ पर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की इक्वल जो है वो होना चाहिए, तो आपका आंसर ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो गलत है। आप चाहें तो जो ये करंट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, आप इसे पार्ट 57 से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करवाया है। वहां से भी आपको जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी। चलिए लर्नर्स, हमने हमारा जो ये क्वेश्चन है इसे कंप्लीट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको काफ़ी हद तक जो है वो अब ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम 53 क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के सॉल्व कर चुके हैं। बस इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट था जो था एसेट के अकाउंट से रिलेटेड, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हमें उसे किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है
कैश फ्लो से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी क्वेरी जो है वो क्या है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपकी जो क्वेरी है वो दूर कर पाऊँ। सो चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।